शुरू हो गया? ओके। Okay, so very good afternoon to all of you all. Okay. Good afternoon, everyone. Hello, everyone. नहीं नहीं बेटा, मैं अप्रैल फूल नहीं बना रही हूँ, मैं सच में आप लोगों के सामने हूँ. हेलो. हेलो मुकुल. Hello, Jinal. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. मुकुल संभालो अपने आप को. वही मैसेज कितनी बार भेज रहे हो आप? मैं सच में आपके सामने आ गई हूँ. Pinch yourself. Hello, everyone. एकदम जोश में लग रहे हो आप लोग सब. पुणे में बेटा लॉकडाउन है. आज शाम से लॉकडाउन लगने वाला है एंड आई थिंक इट इज टिल द मंथ एंड. तो आज मैं रिवीजन करवा के ही छोड़ूंगी आपको. पता नहीं अभी, वो क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली यस. नहीं, वो क्लियरली नहीं बताया गया है. वीकेंड्स पे तो कंप्लीट लॉकडाउन है, बट वीकडेज का जो नोटिफिकेशन आया है ना, वो क्लियर नहीं है इतना. सो वी आर नॉट श्योर. आज शाम के 6 बजे तक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा. तो हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए फॉर द कमिंग 25 डेज इन महाराष्ट्र. लेट्स सी. बट डोंट वरी, देश में या हमारे राज्यों में लॉकडाउन हो सकता है, पढ़ाई में लॉकडाउन नहीं रहेगा, है ना. हमारी क्लासेस चलती रहेगी, अमेंडमेंट क्लासेस आती रहेगी, रिविजन वीडियोस आते रहेंगे और हमारी रेगुलर बैचेस भी चलती रहेगी. सो डोंट वरी, आपका नुकसान नहीं होने वाला है. I am good. Thank you so much, Ayushi. Thank you. Okay, let's start the lecture. I think now everyone has come. So there are around 1,300 students watching me currently. I welcome all of you today. और आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खास है. आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं a mega revision, a full detail and thorough revision. कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 71 तक. सो बेसिकली आपके कंपनीज एक्ट के जो पहले 4 चैप्टर्स है, प्रिलिमिनरी में है सेक्शन नंबर 1 and 2 which is relating to what is the short title, commencement and applicability of the act. सेक्शन नंबर 2 is talking about various definitions. फिर उसके बाद chapter number 2 was relating to incorporation of a company and the matters incidental thereto. Chapter number 3 was talking about prospectus and the allotment of securities, whereas chapter number 4 is all about share capital as well as debentures. So in this particular lecture, we are going to cover both the two things. First, we are going to cover the revision of chapter 1, 2, 3, 4 of the Companies Act 2013 and along with that, ये चारों भी चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर May 2021 स्टूडेंट्स, ये सारे अमेंडमेंट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. अगर आप मेरे नवंबर 21 के स्टूडेंट हो, यू नीड नॉट वरी. ये सारे अमेंडमेंट्स जो है मैंने क्लास में आपको सेक्शन पढ़ाते वक्त ही बता दिया था. सो बेसिकली द अमेंडमेंट्स वर ऑलरेडी कवर्ड दैट टाइम. तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है ना. एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है नहीं, ये तो आपका ऑलरेडी क्लास में ही हो चुका है. सो इट इज ओनली फॉर नवंबर 21 स्टूडेंट्स हु हैव टू रिफर द अमेंडमेंट्स, सॉरी
आई एम सो सॉरी, इट इज ओनली फॉर मे, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन कि आप लोग सच में मेरे साथ हो या नहीं हो. इट इज ओनली फॉर द May 21 स्टूडेंट्स हु हैव टू रिफर टू द अमेंडमेंट्स. फॉर द November 21 स्टूडेंट्स, द अमेंडमेंट्स टिल नाउ जितनी भी नोटिफाइड है वो ऑलरेडी कवर क्लास में ही हो चुकी है. तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट, लेट अस बिगिन विथ चैप्टर नंबर 1. आ जाइए. ओके, सेक्शन नंबर 1 हर कोई एक्ट का, तो कंपनीज एक्ट भी एक्सेप्शन नहीं है. सेक्शन नंबर 1, अच्छा पहली बात तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूं. दिस लेक्चर ओके कैन बी व्यूड बाय एवरी स्टूडेंट whether you have taken law from me or not taken law from me. अगर आपने लॉ मुझसे लिया हुआ है, what you can do is, my dear friends, you can remove your chart books and do the revision from this particular chart book. क्योंकि अब okay, yes. So if you are my student, what you can do is you can keep your chart book in front of your eyes. Even if you are not my student, it is okay, my dear friends. Companies Act के जो sections बेयर एक्ट में है वही आपके भी notes में होंगे. So what you can do is you can remove those notes and keep it in front of your eyes. But मेरे साथ revise करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपका attempt अभी मई में है, कुछ ही दिन है आपके attempt के लिए, तो my dear friends, I think ये रिवीजन जो है एकदम परफेक्ट समय पे आया है. और जब मैं रिवाइज कर रही हूं, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? आपको क्या करना है जब मैं रिवाइज कर रही हूं? यू हैव टू रिवाइज विथ मी. अगर आपको लगता है कोई सेक्शन आपको याद नहीं आ रहा है, प्लीज मार्क दैट सेक्शन इन योर बुक. कुछ सेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सेक्शन नंबर 7 रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये आपका कुछ गलत हो गया, आपने कुछ फॉर्म नंबर गलत बोल दिया, आपने 2-3 पॉइंट्स मिस कर दिया, आपको कंप्लीट आंसर याद नहीं आया. तो ये सारी चीजें जो आपने गलत बोली है या आपको याद नहीं आई है, उन चीजों को भी आपको आपकी रिस्पेक्टिव बुक्स में मार्क करना है. इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? जब हमारा ये रिविजन कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट ये 4 चैप्टर्स का आपका फिल्टरिंग हो जाएगा कि ये 4 चैप्टर्स में मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेसेस है, कौन से पॉइंट्स मुझे याद नहीं आए या कौन से पॉइंट्स मैंने गलत याद किए हैं, ताकि घर पे जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यू एग्जैक्टली नो कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से सेक्शंस का फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिविजन करना है. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, make full utilization of this revision class that is being made available to you. इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा. I already know बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा जान पे आता है. हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे का थ्योरी पेपर जो है, इट इज योर वीकनेस. So if it is your weakness, I think this is the best opportunity that you are getting to identify what are your weaker points in this subject which does not interest you. और आपको weaker points पे focus करने के बाद आपके ये subject को बनानी है आपकी strength, because you know for inter law, my dear friends, 30 marks is MCQ. Inter law में 30 marks is MCQ. So you know, clearing this subject is very easy. Clearing this subject is very easy. But मुझे तो लगता है, जहां तक आप लोगों की बात है ना, आप लोग तो वो बच्चे हो जिन्होंने कोरोना के टाइम पे भी घर पे सिंसियरली बैठ के फाउंडेशन क्लियर किया है. और क्लियरिंग फाउंडेशन इज नो जोक. मीन्स आई फील यू आर दोज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एटलीस्ट सिंसियर टुवर्ड्स योरसेल्व्स. तो अगर आप सिंसियर हो, मुझे लगता है आप क्लियर तो हो ही जाओगे
फाउंडेशन लॉ क्लियर किए हो, फाउंडेशन ही क्लियर किए हो, तो इंटर लॉ तो आप क्लियर कर ही दोगे. बट यहाँ पे माई फोकस इज नॉट ओनली ऑन क्लियरिंग एंड गेटिंग 40 मार्क्स, माई फोकस इज टू गेट एन एग्जामिशन इन इंटर लॉ. और इसीलिए आज मैंने ये रिवीजन का लेक्चर जो है यूट्यूब पे रखा है. यूजुअली इट गोज ऑन माई एप्लीकेशन, बट आई थॉट फॉरगेट इट. अगर मेरी वजह से ज्यादा बच्चों की भला हो रही है, सो व्हाई नॉट. So that is why I have taken up today's lecture on YouTube, which is going to be available to all of you all. So I think you should take out your notebooks and your textbooks from whichever books you all have studied. और जो भी points आपको लगता है कि आपकी weakness है, याद नहीं आ रहे हैं, गलत याद हुए हैं, तो ऐसे केस में mark it down so that when you are doing it at home on your own, you exactly know कहाँ पे ज्यादा focus करना है और कहाँ पे कम करना है. आज के बाद there should be a value addition in your life. ये 2 घंटे या 1.5 घंटे के रिवीजन के बाद एग्जैक्ट आपको अब वो पाथ मिल जाना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, इस पे कम फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है. सो इसी मेंटालिटी से हम लोग शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन. और याद रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना, दिस रिविजन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. सभी को अपने घर पे बैठे बैठे जहां पे भी हो, ओके, एनीवेयर यू ऑल आर वॉचिंग दिस लेक्चर, एनी टाइम, हो सकता है कुछ बच्चे बाद में भी ये लेक्चर देखे, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, यू हैव टू गिव योर 100% अटेंशन टुवर्ड्स मी. रिमेंबर, दिस इज नॉट फॉर मी बट इट इज फॉर यू. फायदा होगा तो आपका और नुकसान होगा तो आपका. सो आई थिंक यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर योरसेल्फ. कुछ ही महीनों की बात है, कुछ महीने आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो है मजे ही मजे है, ऐश ही ऐश है. तो कुछ महीने मेहनत कर लो. अगर आपको इतना अच्छा फ्यूचर मिल रहा है, सो आई थिंक गिविंग सैक्रिफाइसेस, लिटिल स्मॉल सैक्रिफाइसेस इज नॉट अ बिग डील. ओके, तो छोटा सैक्रिफाइस करके अगर कुछ बिग मिल रहा है इन रिटर्न, इट इज अ वर्दी डील. यस और नो गाइस, कम ऑन. इसी पॉजिटिव नोट से हमारी लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं. वापस से मैं कह रही हूं, प्लीज कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज. जहां तक हो सके डोंट चीट योर सेल्व्स. ओके, बुक में देख के आंसर मत दीजिए, खुद होके याद करके आंसर देने की कोशिश कीजिए. हां, अगर याद आता ही नहीं है, देन यू मार्क दैट पॉइंट एंड देन यू कैन refer the book and give me the answer. But give the answers with me. स्क्रीन में देखते हुए आप आंसर्स दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I do not mind, but give the answers. Be involved in the discussion. Okay? Come on, everyone. Let's begin. इसको सिर्फ रोटेट कर देती हूँ. Okay, come on guys. Section number 1 of any act, okay, section number 1 of any act is always talking about the short title, commencement and the applicability of the act. So now my dear friends, what is the short title of this particular act that we are going to do in this particular revision? The Companies Act 2013. यही एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, मुझे बता सकते हो? जोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. आज के जमाने में आप जानते हो एवरी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. ये जो कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है. सो इवन द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट इंडिया में ये एक्ट किन किन लोगों को एप्लीकेबल होता है? इंडिया में, हाँ, जोग्राफिकल एक्सटेंट समझ में आ गया दैट दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट इन इंडिया इट इज एप्लीकेबल टू whom? तो सबसे पहली बात तो दिस एक्ट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ.
Yes or no, guys? So this act applies to each and every company incorporated under this act or under any previous company law. तो मुझे बता, Reliance Power Limited was incorporated under the 1956 Act. क्या Reliance Power को ये act applicable होगी? Suppose Swapnil Patni Classes Private Limited is a company which was incorporated in the year 2017 under the Companies Act 2013. क्या SPC Private Limited को भी Companies Act applicable होगा? Yes. So whether you are incorporated under this act or under any previous company law does not matter. The Companies Act 2013 will be applicable to you now. Yes or no, guys? Apart from that, Companies Act is also applicable to insurance companies, banking companies, electricity companies, even those companies which are governed under special acts जैसे कि LIC है, SBI है, ICI है, and even to certain body corporates which are being notified, body corporates which are being notified जैसे कि FCI, Food Corporation of India, and even NHAI, National Highway Authority of India. तो कहने को तो ये Companies Act है, बट हमने देखा है, देखो कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट्स. Yes or no, guys? So this was about section number 1 of the Companies Act 2013. Next point आप लोग मुझे बताओगे कंपनी कैसी होनी चाहिए. What are the features of a company? Come on. टॉप क्लास जो मेरे स्टूडेंट्स से मुझे बताओगे मेमोरी टेक्निक क्या थी. कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. T is for transferability of shares. O is for ownership अलग, management अलग. P is for perpetual succession. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. S is for share capital. S is for separate legal entity. मुझे बताओ कंपनीज एक्ट के तहत ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है क्या शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. यस और नो गाइस? फिर उसके बाद पी परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेशन क्या परपेचुअल होता है, मतलब मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे. कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी? अरे हाँ है ना, कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक क्या इसका एग्जिस्टेंस चलता रहेगा? यस और नो गाइस? सी इज फॉर कॉमन सील. बताओ आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी या ऑप्शनल? तो अगर है क्या बात है, ना है तो भी क्या चलेगा. अगर कॉमन सील नहीं है, हाउ मेनी पर्संस विल साइन? 2. दीज 2 आर द डायरेक्टर्स. बट अगर कंपनी के पास है एक कंपनी सेक्रेटरी अलोंग विथ 1 डायरेक्टर. उसके बाद लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? Yes, it is the liability of the members that is limited. उसके बाद limited up to what extent depending upon आपकी कंपनी का टाइप क्या है. सो कंपनी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. तो ये हम आगे देखने वाले, उसमें मैं डिस्कशन कर दूंगी कि इस कैटेगरी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? मतलब क्या कानून के आंखों के हिसाब से आपको ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रहा है? यस, वो काल्पनिक नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ. एस इज फॉर शेयर कैपिटल. यही शेयर कैपिटल 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है सेक्शन नंबर 43 में, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंड एस इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी. मुझे बताओ कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉयज अलग. और इन्हीं के ऊपर हमने क्लास में 3 केस लॉज भी एकदम डिटेल में देखे थे. क्या आप लोग मुझे ये 3 केस लॉज के नाम बोल सकते हो? Salomon versus Salomon and Company Limited, Lee versus Lee Air Farming Limited, and last Guzdar versus the Commissioner of Income Tax. Yes or no, guys? Yes. Next is the types of companies. So basically section number 2 पे है हम लोग. Virtual students हो ना आप लोग मेरे साथ? Please give me a thumbs up. Section number 2 is talking about definitions. बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट अभी करंटली वी आर लुकिंग इनटू द डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज.
अलग अलग बेसिस पे कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहला जो है, यस आई एम गेटिंग अ थम्स अप फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड. मैम कोई बच्चा पूछ रहा मैम कितने घंटों की क्लास है बेटा? पता नहीं मुझे, जितने जल्दी आप रिवाइज कर रहे हो, जितना आपका साथ मिलता है उसी के हिसाब से लेक्चर जल्दी या बाद में खत्म होगा. अगर मुझे लगता है कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट जा रहा है, आई मे एक्सप्लेन द होल टॉपिक अगेन. अगर लग रहा है बहुत ईजी है, आई कैन मूव इट इन द फास्ट फॉरवर्ड मैनर. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच इनपुट्स यू ऑल आर गिविंग मी इन द लेक्चर. उसके ऊपर डिपेंड होगा कि लेक्चर को कितना समय लगेगा. ठीक है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड, इट इज ऑल अपॉन you all, okay? Exactly, very good. गौरी वही कह रही है कि टाइमिंग की तुम क्या चिंता कर रहे हो, तुम्हें इतने इनपुट्स मिल रहे, तो वही तो एग्जैक्टली आप इतना क्यों लोड ले रहे हो. ठीक है, आ जाइए. चलो, on the basis of membership companies are divided into two types. Can you tell me the two types? Private company and a public company. जहां तक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, एक्ट कहता है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. सो पब्लिक कंपनी क्या है, ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी. सो मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें लिखी होती है. कौन सी है ये 3 चीजें, बोलो? LRP. कौन सी 3 चीजें? LRP. L क्या कहता है? Limits the number of members to 200. Limits the number of members to 200. But 200 की गिनती में joint holders will be considered as 1. उसके बाद ex-employee members and employee members will not be counted. R is for restriction on the transferability of the shares. Private company के shares क्या transferable है, but there will be certain restrictions. And P is for prohibition. Prohibition मतलब there is a complete ban. There is a ban, prohibition, forbidden. Forbidden from what? Making an invitation to the public. प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाती, बट आपने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सुना है प्राइवेट प्लेसमेंट का, राइट इश्यू का, बोनस शेयर्स का? ये सारी चीजें क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? यस, इट इज ओनली प्रोहिबिटेड टू गो टू द पब्लिक. सो LRP. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सेक्शन नंबर अलोंग विथ क्लॉज डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी. और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. मतलब जो कंपनी में LRP नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी. तो बेसिकली मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है. यस और नो गाइस? यस. यही प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी में कुछ कंपनीज को एक स्टेटस दिया जाता है ऑफ अ स्मॉल कंपनी, ऑफ अ स्मॉल कंपनी. Okay, so basically small company is not another kind of a company, it is a status that is given. और अगर आपकी कंपनी small है, you get certain privileges according to the Companies Act. यही small company को define किया गया है under section number 2 clause 85. So what is a small company? A small company is a company other than a public company, other than a public company, other than a public company. So वही only a private company can be regarded as a small company जिसका paid up share capital does not exceed 50 lakhs and turnover does not exceed 2 CR. ये तीनों भी conditions एक साथ अगर आप पूरा करते हो, आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ स्मॉल कंपनी. बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी विल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज. अलोंग विद दैट, it will also not get attracted to companies registered under section 8. Section 8, not for profit organizations, and also to any other body corporate governed by a special act. उसी में हमने ये भी देखा था एक 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट. प्राइवेट कंपनी का एक स्पेशल टाइप है 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62. 1 पर्सन कंपनी में मुझे बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, बट मैक्सिमम डायरेक्टर 15. क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? मिनिमम नॉमिनी 1,
मैक्सिमम नॉमिनी भी 1 पर्सन कंपनी के लिए आप लोग मुझे बताओगे, अगर किसी पर्सन को सोल मेंबर बनना है या तो बनना है नॉमिनी, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। क्या आप लोग मुझे, वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्या बता सकते हो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ सोल मेंबर और अ नॉमिनी इन केस ऑफ अ 1 person company? Come on, tell me. Natural person, Indian citizen, resident of India, and you should be a major. वापस से बोलो तो, natural person, Indian citizen, resident of India, and you should be a major. क्या आप नॉमिनी को बदल सकते हो? क्या नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करके जा सकता है? And a 1 person company cannot be incorporated as an NPO. Okay? It cannot also get converted into an NPO. NPO मतलब Section 8 companies. Also, my dear friends, an OPC cannot carry out non-banking financial activities. Along with that, an OPC cannot invest in the securities of other body corporates. Yes or no, guys? Yes. Next, on the basis of control, companies are divided into 3 types. What are these 3 types? Come on, tell me. Holding, subsidiary and associate company. मैंने क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था आप लोग को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का और उसकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था रिलायंस की कितनी मोर देन 90 सब्सिडरी कंपनीज है। यही होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप अगर आपको बनाना है, ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनाया जा सकता है बाय 3 ways, any of the 3 ways. 1, you control the composition of the board of directors. You control the composition of the board of directors. Controlling the composition मतलब क्या? You can either appoint or remove majority of the directors. नेक्स्ट पॉइंट कहता है यू होल्ड मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल? वोटिंग पावर के शेयर कैपिटल? वोटिंग पावर के शेयर कैपिटल? वोटिंग पावर क्या है बोलो? वोटिंग पावर। यू होल्ड मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ओके और तीसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज चेन सब्सिडरीज। दैट इज चेन सब्सिडरीज। ए इज द होल्डिंग फॉर बी, B is the holding for C. A will also be considered as the holding for C Limited. Yes or no, guys? Yes. Associate company, section number 2, clause 6. Okay. So, in relation to another company, an associate company means a company which has a significant influence. And it includes a joint venture company. Significant influence की definition क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? You hold at least 20% of the total voting power, but you all are not holding and subsidiary companies. है ना? Next, on the basis of liability, companies are divided into 3 types. बोलो कौन से 3 types? Limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. Limited by shares, section number 2, clause 22. What is a company limited by shares? ऐसी company जिसमें members की liability is limited up to the extent of unpaid share capital. आप लोग मुझे बताओगे ये unpaid share capital क्या लाइफ टाइम में बुलाया जा सकता है? क्या वाइंडिंग अप में भी बुलाया जा सकता है? अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है क्या मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है? यस। अगर आपकी गारंटी कंपनी है, गारंटी कंपनी, मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट। अब आप जानते हो गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में। बट दिस गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. It cannot be called during the lifetime. A guarantee company can also be a company with share capital. तब members की liability twofold होती है, unpaid share capital as well as the guaranteed amount. And section number 2 clause 92 is talking about an unlimited company. यहाँ पे members की liability unlimited होती है, but this liability arises only during the winding up. That too, if the assets are falling short to repay the liabilities. Yes or no, guys? Yes. मुझे बताओगे section 8 किस बारे में बात कर रहा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमा सकते हैं? हाँ, अगर वो टाइप के कंपनी है, बीइंग ह्यूमन लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड,
तो जो भी प्रॉफिट कमाया ये पूरा का पूरा प्रॉफिट शैल बी यूटिलाइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अरे बोलो ना। इनफैक्ट वाइंडिंग अप में भी जो सरप्लस एसेट्स बचे हैं क्या मेंबर्स को दिए जा सकते हैं? नहीं, इट विल बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। इन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या आपको आरओसी का अप्रूवल लगता है? अरे हाँ है ना। सो दैट इज वाई दीज कंपनीज आर ऑल्सो समटाइम्स नोन एज लाइसेंस्ड कंपनीज। जहां एक साइड पे आरओसी आपको लाइसेंस दे सकता है, क्या आरडी आपका लाइसेंस छीन भी सकता है? यस, हाँ या ना। डोरमेंट कंपनीज, क्या सेक्शन नंबर बता सकते हो? 455। सो बेसिकली ये वो कंपनीज है जिनमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये डोरमेंट का स्टेटस आपको मैक्सिमम कितने सालों के लिए मिल सकता है? ओनली फॉर 5 years। निधि कंपनी सेक्शन नंबर 406, इट इज बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स, बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड विद फॉर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग्स द मेंबर्स। क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल निधि कंपनी का बताया भी है। यस और नो गाइस? यस। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 बात करता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एंड में एक सेक्शन किया था रिलेटिंग टू इलीगल एसोसिएशन 464। मुझे आप लोग बताओ ऐसी कोई भी एसोसिएशन जिसमें डैश से ज्यादा लोग हैं? वेरी गुड, 50 से ज्यादा लोग हैं, विच इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विल बी रिगार्डेड एज एन इलीगल एसोसिएशन। इसका क्या कोई लीगल स्टेटस है? इस एसोसिएशन का क्या कोई लीगल स्टेटस है? नो। सो बेसिकली ये मेंबर्स किसी को स्यू नहीं कर सकते, बट कोई आउटसाइडर इनको स्यू कर सकता है। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट इसी लीगल एसोसिएशन के कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बट अगर 2 HUF मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या 464 का लिमिट अट्रैक्ट हो जाएगा? बट इसमें माइनर मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड, यू विल ओनली काउंट द मेजर मेंबर्स। अलॉन्ग विद दैट प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी 464 अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ या ना। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज सेक्शन नंबर 3 टॉकिंग अबाउट? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्या कहता है सेक्शन नंबर 3? बोलो। कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं। कितने लोग लगते हैं? 1, 2 या 7। 1 in case of a 1 person company, 2 in case of a and 7 in case of a public company. Yes or no guys? Yes. 1 person company के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, सेक्शन 8 के बारे में भी डिस्कस किया है। सो 1, 2, 3 हो गया। 4 वॉज टॉकिंग अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं MOA और AOA 4 और 5, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, कौन सा है वो डॉक्यूमेंट जहां पे लिखा है कंपनी का नाम और काम? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहां पे लिखे हैं? इसी काम को करने के बायलॉज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, विच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, मुझे आप लोग बताओगे MOA और AOA क्या दोनों भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है? यस। सो इफ दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एनीवन, चाहे आप कंपनी के मेंबर हो ना हो, डायरेक्टर हो ना हो, कस्टमर हो ना हो, एम्प्लॉय हो ना हो, कोई भी कंपनी के आप MOA और AOA को क्या रीजनेबल फीस, कुछ नॉमिनल 100 रुपए की फीस देके क्या इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो? MOA के क्लॉजेस बताओ, कम ऑन। अच्छा, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स है क्या मेमोरी टेक्निक बता सकते हो? NRLOC पार करके आ गई। N is for name clause, R is for, L is for liability clause, O is for object clause, C is for capital clause and आ गई is for association clause। और अगर OPC है तो और एक है, that is the nomination clause। वेरी गुड, काफी कुछ चीजें जानते हो आप। इसी मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होता है। कंपनी हर वो कोई काम कर सकती है विच इज विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। याद आ रहा है वो ब्लैक कलर का सर्कल विथ येलो कलर का पेंट? कोई भी काम जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज विल बी
अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी. इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर्स, ऐसा कोई काम कर लिया तो फिर ऐसे केस में लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है. मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गए? वॉइड ab initio, null in the eyes of law. Yes or no guys? हाँ, नाम क्लॉज में ऑब्वियसली आप क्या लिखते हो? कंपनी का नाम. और कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं हो सकता है. कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी है, और ओपीसी है तो प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में लिखना होगा वन पर्सन कंपनी. लाइबिलिटी क्लॉज में लिखते हो कितने हद तक मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखते हो आप लोग मुझे बताओ. चलो, एड्रेस व्हाट? एड्रेस में क्या लिखते हैं? ओनली द स्टेट, वेरी गुड, ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ओ में लिखते हो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज. सी में क्या लिखते हो? कैपिटल, बट क्या? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड. आप कौन सा कैपिटल लिखते हो? ऑथराइज शेयर कैपिटल. यस और नो गाइस? यस, वेरी गुड. और एसोसिएशन, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के नाम, डिटेल्स और नंबर ऑफ शेयर्स जो अग्री किए हैं उनके बारे में आप लिखते हो. फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बिकम द कंपनीज फर्स्ट मेंबर्स. वेरी गुड. सेक्शन नंबर 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली बताते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, द बायलॉज, कि काम कैसे करना है. क्या आर्टिकल्स को अल्टर किया जा सकता है? यस. अच्छा, आर्टिकल्स को क्या एंट्रेंच किया जा सकता है? एंट्रेंच मतलब ऐसा कोई क्लॉज विच इज मोर स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द एक्ट. वैसा प्रोविजन हमने हमारे आर्टिकल्स में डाला है. या तो आप एंट्रेंच करो ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन, या तो फिर इवन आफ्टर द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड वी कैन एंट्रेंच आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. 3 डॉक्ट्रीन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सबसे पहली बात तो डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स से शुरुआत करते हैं, जो सबसे इजी है. कोई भी काम जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा वायर्स, जिसका इफेक्ट क्या है? वॉइड ab initio. The company is not liable, but the directors will be personally liable. In fact, ऐसे transactions का ratification भी possible नहीं है. Yes or no, guys? और कंपनी अगर ये एक्ट करने जा रही है, we can always go for an injunction order. Constructive notice, indoor management. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट. कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? एमओए और एओए तो रीड करना आपकी जिम्मेदारी है. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक इट श्योर वेदर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड विद. सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. बट एक बहुत फेमस केस लॉ के बाद एक रूल आया, टर्क्वाइन्स रूल. ओके, इसी डॉक्ट्रीन को कहते हैं एज द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये केस लॉ का नाम बता सकते हो आप लोग मुझे? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइन. वापस से बोलो तो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइन. इसी रूल में हमने कहा अगर आपने एमओए और एओए को रीड किया है, इट इज सफिशिएंट. You can presume that the internal proceedings have been complied with. So we are protecting the outsider against the company. But इसी general rule के कुछ exceptions है. पहला exception, knowledge of irregularity. हार्वर्ड का केस याद है आपको? He was a director. याद है? पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, हार्वर्ड वर्सेस. याद है या नहीं? इसमें क्या हुआ था? द डायरेक्टर वॉज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट फिर भी वो गलत होने दे रहा है. तो इसमें गलती कंपनी की नहीं, इसमें गलती डायरेक्टर की है. अरे हाँ या ना बच्चों? सो इस केस में वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. सो इफ द आउटसाइडर इज एक्चुअली हैविंग द नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी, वी विल नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर. We will protect the company against the outsider. Negligence. Point number 2 is talking about negligence. आनंद बिहारी लाल का केस लॉ याद कीजिए. Can you enter into a transaction of purchasing the immovable property of the company with an accountant? An accountant is not a person having the authority to sell the company's immovable property. आप negligent थे.
आपके बिहेवियर में, इसमें हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यस और नो गाइस? यस। और फॉर्जरी, रूबिन वाला केस लो, my dear friends, forgery is a case of absence of consent, not a case of irregularity of consent, and that is why we protect the company against the outsider. Yes or no guys? Yes. अब अगले लॉट पे चलते हैं। चलो, तो यहां तक हमारे जो है हो गए हैं सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आगे सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल। एक्ट है, एमओए और एओए है, दोनों इनकंसिस्टेंट है विथ ईच अदर। इनकंसिस्टेंट मतलब दे आर नॉट मैचिंग विथ ईच अदर। सेक्शन 6 कहता है जो एक्ट में लिखा है वो फिक्स्ड है। Act will override the provisions of the MOA and the AOA. Section number 7 is talking about incorporation of a company. Incorporation के लिए क्लास में जो मैंने PPT प्ले किया था उसको मैं उसी के थ्रू मैं रिवाइज करना चाहती हूँ, because it's a little easy to revise it from this particular PPT. आज के जमाने में आप लोग जानते हो कोई भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना होता है, इट हैज टू यूज स्पाइस प्लस INC 32, INC 32। सबसे पहली बात तो even before filing the documents, will you apply for your company's name? यही नेम आप कैसे अप्लाई करोगे? थ्रू रन। रन का फुल फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम। रन का फुल फॉर्म सब लोग बोलो तो रिजर्व यूनिक नेम, जिसमें आप कंपनी के 2 तक नाम जो है वो प्रपोज कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपको आरबीआई या सेबी का अप्रूवल लगता है, यू विल टेक देयर अप्रूवल। फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। कौन से है ये डॉक्यूमेंट्स जो आप फाइल करते हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। साथ में यू ऑल्सो गिव द पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जैसे कि उस सब्सक्राइबर का नाम, सरनेम, एड्रेस, एज, आइडेंटिटी प्रूफ, ऑक्यूपेशन। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे पर्टिकुलर्स, नेम, सरनेम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, नेशनैलिटी, एज, ऑक्यूपेशन। बट डायरेक्टर्स के लिए और एक चीज आप देते हो एंड दैट इज डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनफैक्ट ये फॉर्म इतना इंटीग्रेटेड है, 3 लोग जिनके पास डिन नहीं है वो डिन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको अलग से डिन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Along with this form, you can also apply for a director's identification number. Yes or no, guys? Yes. Along with that, you also require to take the consent of the directors. फिर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं कि हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की है। याद है? And along with that, my dear friends, you also have to give an address of correspondence. ये आप अब भी दे सकते हो या बाद में भी दे सकते हो। After the company gets incorporated, within a period of 30 days, you have to verify your company's registered office in form number INC 22. और एक लास्ट चीज है जो बात करता है relating to declaration. ये declaration दिया जाएगा by companies directors एंड CA, CS, CMA और एडवोकेट कि जो हर वो कोई चीज जो हमें करनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी वो हमने करी है। सो ऐसे करके आपको शगुन के 11 रुपए मिल जाते हैं, मतलब आपको मिल जाता है INC 11 विच इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो दिन लिखा है आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, उसी दिन को अब कोई नया एंटिटी कानून के हिसाब से बॉर्न हो चुका है और यही कंपनी, यही ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अब आ जाएगा टॉप क्लास, जिसका परपेचुअल सक्सेशन, अरे हाँ या ना, सेपरेट लीगल स्टेटस, फिर लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, मतलब टॉप क्लास आ जाता है जो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 9। सो सेक्शन 9 इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
और इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको संभालने होते हैं फॉर योर लाइफ टाइम. यस और नो गाइस? सो दिस वाज सेक्शन नंबर 7 और जैसे ही 7 होता है सेक्शन नंबर 9 जो है वो आ जाता है. यस और नो गाइस? यस. Next, section number 10, effect of memorandum and articles of association. देखो, MOA and AOA is like a contract between two persons. Which two persons can you tell me? Company and the members. So basically the memorandum and articles will bind the company with the members with the company. But ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कंपनी और मेंबर के बीच में है, आउटसाइडर इज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. यस और नो गाइस? आउटसाइडर इज लाइक अ स्ट्रेंजर. और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी राइट टू स्यू अपॉन इट. यस और नो गाइस? यस. सेक्शन नंबर 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कुछ ही साल पहले ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था. ये कहता है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 180 दिनों के अंदर यू हैव टू फाइल अ फॉर्म विद द आरओसी, विच इज दिस फॉर्म नंबर INC 20A. यस और नो गाइस? और इसी INC 20A में लिखा जाता है हर वो कोई सब्सक्राइबर जिसने वादा किया था कि इनकॉर्पोरेशन के बाद वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, उसने शेयर्स सब्सक्राइब किए, उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं और उसने जितना पैसा ड्यू था वो कंपनी को दे दिया है. अरे हाँ या ना? Along with that, अगर आपने INC 22 फाइल नहीं किया, INC 22 will be filed with the ROC within a period of 30 days from your incorporation. So this was about section number 10A. Next, section number 12 is talking about registered office of a company. So जैसे ही कंपनी incorporate होती है, दोनों चीजें इसमें लिखी गई है. इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर यू शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, और इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर यू शुड ऑल्सो वेरीफाई योर कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इन फॉर्म नंबर INC 22. इसी सेक्शन नंबर 12 में यह भी लिखा गया है अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहती है विद इन वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज, बोर्ड रेजोल्यूशन. Outside city but within state, outside city but within state, you will have to pass a special resolution. Outside city within state but ROC का jurisdiction change हो रहा है, you will have to take the approval of the, अरे बोलो ना, किसका अप्रूवल लेना पड़ता है आपको? RD का, रीजनल डायरेक्टर का. किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? रीजनल डायरेक्टर. सेक्शन नंबर 13 बात करता है अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम के क्लॉजेस वापस से सब लोग एक बार बोलोगे तो बोलो ना, NRLOC पार करके आ गई. सबसे पहला, अगर आप आपके कंपनी के नेम क्लॉज को चेंज करना चाहते हो, क्या कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकती है? यस. ये चेंज इन नेम कैन ईदर बी वॉलंटरी और कंपल्सरी. कंपल्सरी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम. ये बताया गया है सेक्शन नंबर 16 में. वेरी गुड. बट करेंटली वॉलंटरी चेंज इन नेम, अगर कंपनी चाहे क्या वॉलंटरी अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकती है. इट विल हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. चलो कंपल्सरी चेंज भी कर ही लेते हैं, 16 भी साथ में देख ही लेते हैं. अगर सीजी को लग रहा है आपके कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है, आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, या आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का ट्रेडमार्क, then it can give you a notification to change your company's name, and this change in the company's name shall be complied within how many months? Within a period of
एक बार चेक करो, 3 months है कि 6 months है? It is within a period of 3 months. Along with that, for your new name, you also have to take the approval of the central government. You also have to take the approval of the central government. And my dear friends, resolution that is required is an ordinary resolution. सुनो मेरी बात, अगर आपके कंपनी का नाम is similar to another कंपनी का नाम, या अगर आपके कंपनी का नाम is similar to another कंपनी का ट्रेडमार्क, अब फर्क नहीं पड़ता है आफ्टर द अमेंडमेंट, दोनों भी केस में इट इज 3 months. 3 महीनों के अंदर यू हैव टू कंप्लाई विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन के 3 महीनों के अंदर आपको ये चेंजेस करने होंगे. ठीक है? Okay, check. ओके, सो यस, मैं वही चीज कह रही थी कि चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है बिकॉज योर नेम वॉज सिमिलर टू अनदर कंपनीज नेम और योर नेम वॉज सिमिलर टू अनदर कंपनीज ट्रेडमार्क, डज नॉट मैटर. बोथ द केसेस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को कंप्लाई करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. ये हो गया नेम क्लॉज से रिलेटेड. नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस. अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूं. डिटेल में आप लोग जानते हो 4 केसेस होते हैं जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, बट एक ही केस है विच इज रिजल्टिंग इनटू अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दैट इज द 4th केस जहां पे आप आपके ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो यहां पे सबसे पहली बात तो अगर आप विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज हो, यू ओनली हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन. बट इफ यू आर गोइंग आउटसाइड द सिटी but you are within the same state, you have to pass a special resolution. अगर आप outside the city जा रहे हो, within the same state हो, but ROC का jurisdiction change हो रहा है, जैसे कि हो सकता है in the state of महाराष्ट्र, जब आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, भले ही सिटी के बाहर हो, स्टेट के विद इन हो, बट ROC का jurisdiction change हो रहा है. Now along with SR, you also have to take the approval of the regional director. आप regional director के पास जाते हो, regional director will give you approval or will disapprove your application within a period of 30 days. जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है, देखो अगर रिजेक्शन हो जाता है तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, बट अगर अप्रूवल मिल गया, ये अप्रूवल का लेटर यू हैव टू फाइल ओके विद द ROC within a period of 60 days. And ROC will make a note of this particular change within a period of 30 days. But if you are going from one state to another state, if you are going from one state
to another state. My dear friends, SR तो pass करोगे, plus along with that you also have to take the approval of the regional director. Central government delegated the power to the regional director. Regional director will give your approval within a period of 60 days. And plus you also have to take the consent of your creditors. And you know, whenever you pass a special resolution, you also file form number MGT 14 with the ROC within a period of 30 days. आर्टिकल्स को अल्टर करना तो बहुत इजी है. आर्टिकल्स को अगर अल्टर करना है, फॉर्म स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म नंबर MGT 14 टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. सो दिस वाज सेक्शन नंबर 13, 14 एंड 16. नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 15 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 15, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सेक्शन 15 किस बारे में बात कर रहा है? बोलो ना. अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नहीं, हाँ, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी. सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा है. कन्वर्जन ऑफ कंपनीज फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर, वो हमने डिटेल में पढ़ा था, आप लोग जानते हो. सो इसको मैं रिवाइज नहीं करा रही हूं, ठीक है. 19, सेक्शन नंबर 19 जनरल रूल कहता है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है. बट नाउ टू एवरी जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे इवन बिफोर दे बिकेम होल्डिंग एंड सब्सिडरी, देन इज इट अलाउड? Yes. Or if you're holding as a trustee, or if you're holding as a legal representative of a deceased person, then you can continue to hold these shares. Section number 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये मैंने आपको कहा था, यूं तो ये एक थ्योरी सेक्शन है, बट इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस ऑन सेक्शन नंबर 20. अगर कंपनी को आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं या आरओसी को कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व किए जाते हैं? जैसे अगर आरओसी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, how will it serve these documents to the company? It can serve it by registered post, speed post, by courier, or by leaving it at the company's registered office, or even by the electronic mode. Sometimes even the serving of documents to registrar by the company को भी आरओसी को देने होते हैं. सो सिमिलर थिंग्स दिए गए हैं कि कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकता है, बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, और बाय डिलीवरिंग इट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, और बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड. ऑथेंटिकेशन तो हमने बहुत बार देखा है कि ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है. सो यू ऑल नो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, okay, may be done by any key managerial person or an officer or an employee of a company who is duly authorized by the board of directors. सेक्शन 22 जो है, सेक्शन नंबर 22 बात करता है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ये सेक्शन नंबर 22 जो है, टेक्स्ट बुक में भी जैसे मैंने एक चार्ट दिया था, सेक्शन नंबर 22 कह रहा है कि कंपनी के पास कॉमन सील है, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है. अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, कॉमन सील अफिक्स किया जाएगा. अगर कॉमन सील नहीं है, इट विल बी अफिक्स्ड, दैट डॉक्यूमेंट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स. अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, देन दैट डॉक्यूमेंट विल बी साइंड बाय 1 डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी. ये पर्टिकुलर सेक्शन 22 हमने बाकी के सेक्शंस में भी देखा है, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू करना है, तो शेयर सर्टिफिकेट पे यही तो सारी चीजें की जाती है ना. इनफैक्ट शेयर सर्टिफिकेट क्या, कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, ये डॉक्यूमेंट इन्हीं तरह से, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 एग्जीक्यूट किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2. अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3. आई होप अभी तक आप लोग मेरे साथ हो या नहीं, याद आ रहा है या नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं. आई थिंक अगर आपको मैक्सिमम सेक्शंस भी याद आ गए, मींस यू आर ऑन ट्रैक. मैं ये नहीं कहती हूं कि आपको सारे के सारे सेक्शंस याद होने चाहिए. ऑब्वियसली यू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड यू ऑल स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल शुड बी रिमेंबरिंग ऑल द सेक्शंस.
ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं, ओके. बट यस, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मेरे हैं कि जितने अभी तक मैंने 22 सेक्शंस पढ़ा है, आपको 10 या 10 से ज्यादा सेक्शंस याद होने चाहिए. अगर 10 या 10 से ज्यादा सेक्शंस आपको याद हुए हैं, मींस योर ट्रैक इज करेक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूं आप पास हो जाओगे, बट जो ट्रैक पे हो वो ट्रैक करेक्ट है. इसी ट्रैक से आप बढ़ते जाओ तो इसकी गारंटी और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दैट यू विल क्लियर विद गुड मार्क्स एज कंपेयर टू नॉट क्लियरिंग. और अगर आपको लग रहा है 22 में से 10 से भी कम सेक्शंस आपको याद आए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज अ टाइम टू रिवाइव योरसेल्फ. मतलब कुछ तो अभी तक गड़बड़ हुई है. अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में है, यू स्टिल हैव मेनी मंथ्स इन योर हैंड. बट अगर आपका अटेम्प्ट मई में है, my dear friends, you actually have to jot down a plan how you are going to start for the preparation of law. If you are failing to plan or prepare, if you are failing to prepare, you are planning to fail. Okay, so don't let that happen to yourself. Make a timetable today itself and jot it down. कितने घंटे आपको लॉ को देने हैं और कैसे देने हैं, क्योंकि मुझे बहुत कम सेक्शंस याद आ रहे हैं. बट अगर 10 से ज्यादा सेक्शंस याद आ गए, देन माय डियर फ्रेंड्स, आपका पाथ सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग योर स्टडीज इन द सेम मैनर. ठीक है बच्चों? गुड गुड. आई एम गेटिंग अ थम्स अप फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू ऑल. तो आप लोग हो मेरे साथ, दैट्स अ वंडरफुल थिंग. ऐसे ही बढ़ते जाओ, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में. चलो, चैप्टर नंबर 3, कम ऑन. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. सेक्शन नंबर 23 जो है वो बात करता है पब्लिक ऑफर एंड अ प्राइवेट ऑफर. जहां तक कोई भी पब्लिक कंपनी की बात है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक ऑफर के लिए जा सकती है? अगर मैं पब्लिक ऑफर की बात कर रही हूं, इट कैन गो विथ एन आईपीओ, एफपीओ और एन ओएफएस. आईपीओ इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ इज अ फ्यूचर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस अब आप जानते हो, ऑफर फॉर सेल. Can a public company also go for a private placement? Yes. तो अगर वो पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती है, सेक्शन 42 के तहत इट कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट. अ पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो गो फॉर अ राइट इशू और अ बोनस इशू. प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? इट इज प्रोहिबिटेड बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ. बट यस, अ प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो always go for a private company can always go for a private placement, right issue और a bonus issue. यही बात करता है सेक्शन नंबर 23. 24, 25 आपके सिलेबस में है नहीं डायरेक्टली. सेक्शन 24 नहीं है, 25 है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है. पहली बात तो व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 17 defines a prospectus. Any document can be regarded as a prospectus. अगर इस डॉक्यूमेंट से क्या हो रहा है, यू आर इन्वाइटिंग ऑफर्स टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. सच अ डॉक्यूमेंट विल बी रिगार्डेड एज अ प्रोस्पेक्टस. इसी प्रोस्पेक्टस के 4 टाइप्स है. बुक में देखिए बिगर क्या आप मुझे प्रोस्पेक्टस के 4 टाइप्स बता सकते हो? अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस. सबसे पहले सेक्शन वाइज कर लेते हैं. चलो, सेक्शन नंबर 25 इज टॉकिंग अबाउट अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस. अगर ओके आपने कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है टू द पब्लिक, ऑफर डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ऑफर डॉक्यूमेंट कह रही हूं बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, सेल और परचेज हो रहा है ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. इस ऑफर डॉक्यूमेंट को डीम किया जाएगा एज अ प्रोस्पेक्टस. ये ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट को डीम किया जाएगा एज अ प्रोस्पेक्टस अगर माय डियर फ्रेंड्स इसके अलॉटमेंट जो है विद इन 6 months की जा रही है, या तो होल कंसिडरेशन वॉज नॉट रिसीव बाय द कंपनी व्हेन इट वॉज ऑफर्ड टू द पब्लिक एट लार्ज. अगर इस डॉक्यूमेंट को हमने प्रोस्पेक्टस माना है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस क्या ये ऑफर टू सेल डॉक्यूमेंट को भी अट्रैक्ट हो गए? यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट, नेक्स्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ओके,
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूजुअली जिनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए बहुत काम वाला है ये सेक्शन नंबर 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यहां पे आप पहले इशू के वक्त प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास रजिस्टर कर दीजिए। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी मुझे बता, अच्छा आपने जवाब देना भी चालू कर दिया। दिस प्रोस्पेक्टस ओके इज वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अगर आप पब्लिक के पास जाना चाहते हो आपको वापस से प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाते हो, क्या है नाम बोलो तो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें 2 चीजें लिखी होती है। कौन सी? न्यू चार्जेस क्रिएटेड एंड चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। इस इशू के लिए वो रजिस्टर किया गया प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी रिगार्डेड एज आर प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। माय डियर फ्रेंड, सेक्शन नंबर 32 अनिल अंबानी जी को याद कीजिए, हाँ या ना? यस, सो सेक्शन नंबर 32 इज टॉकिंग अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहां पे क्या हुआ है? वी आर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, बट नाउ वी आर नॉट राइटिंग डाउन द क्वांटम एंड द प्राइस। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग या बिडिंग का प्रोसेस। बुक बिल्डिंग या बिडिंग, जिससे हम प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं। हम क्या डिटरमिन कर लेते हैं? प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं। और यही होता है द ऑफर प्राइस फॉर दीज सिक्योरिटीज। यस और नो गाइस? यस। नेक्स्ट, दिस इज सेक्शन नंबर 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब्रीच प्रोस्पेक्टस आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेसिकली आई ऑलरेडी गेव यू अ रफ आइडिया अबाउट दिस प्रोस्पेक्टस. इट इज अ समरी prospectus. All the salient features of our main prospectus are also included in this abridged prospectus. Section number 33. So 25 deemed prospectus. बोलो तो 25 क्या था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस. 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस. 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड 33 वाज द अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस. सेक्शन 29 कहता है अगर आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो सिक्योरिटीज का, इट ऑलवेज हैज टू बी इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. कंपनी अगर पब्लिक के पास गई है वो शेयर्स कंपलसरी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में होना जरूरी है. प्रमोटर पब्लिक के पास गया है अपनी होल्डिंग बेचने के लिए, तब भी सिक्योरिटीज होने चाहिए इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. जहां तक प्राइवेट कंपनीज की बात है, प्राइवेट कंपनीज में इशू देयर सिक्योरिटीज इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. जब एक्ट कहती है में, means they also have the option, if they wish to, they can issue the securities in the physical format. Yes or no guys? Yes. और आप जानते हो इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL. यस और नो गाइस? सेक्शन 30 बात करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में. एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर आप चाहते हो आपके प्रोस्पेक्टस की एडवर्टीजमेंट दे सकते हो. इसी एडवर्टीजमेंट में आप लिखते हो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. याद है मैंने आपको वो CLF बल्ब का एग्जाम्पल दिया था जब क्लास में पढ़ाया था. तो एडवर्टीजमेंट में इंसान कोई भी हद तक गिर सकता है, वो चीज ना हो, इसलिए हमने 30 को इंट्रोड्यूस किया और कहा अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के बारे में एडवर्टीज किया, इसी एडवर्टीजमेंट में लिखा होना चाहिए मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, इस कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या है, कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के नाम क्या है, और साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स इस कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है. इन्हीं चीजों के बारे में लिखा जाता है इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस. नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. पहली बात तो मुझे बताओ आप लोग, वो एक हर कोई प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक के पास इशू किया जाता है, क्या वो कंपल्सरी आरओसी के पास रजिस्टर करना जरूरी है? अरे बोलो ना. ये प्रोस्पेक्टस जैसे ही आप आरओसी के पास रजिस्टर करते हो, दिस प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. जैसे ही प्रोस्पेक्टस आपने आरओसी के पास रजिस्टर किया है, 90 डेज के अंदर आपको इशू करना होगा. जैसे ही आपने इशू किया, कितने दिनों के अंदर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन पाओगे? 30 डेज. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, जितना भी पैसा आया है पूरा का पूरा पैसा क्या रिफंड किया जाएगा? दिस
refund has to be done within a period of 15 days. और 15 दिनों के अंदर refund अगर नहीं किया है, the directors will be personally liable to refund this amount. हाँ, with interest at the rate of 15% per annum. Application के तहत जो भी पैसा आया है, it has to be kept in a separate scheduled bank. This amount can be utilized only for two purposes, either for refund purposes or for allotment purpose. मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना होता है, इसलिए यूजुअली कंपनीज अपॉइंट अंडरराइटर्स. हु दे अपॉइंट? अंडरराइटर्स. यही अंडरराइटर्स अपने रिस्क लिए गए के लिए क्या रिटर्न मांगते हैं, इसी रिटर्न को कहा जाता है एज अंडरराइटिंग कमीशन. कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स. वर्चुअल बच्चों प्लीज बताओ. हाँ, आपने बता दिया. वर्चुअल बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर यू. व्हाट इज द मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर? सिर्फ 5% मत बोलो. गोविंद बताओ. 5% ऑफ इश्यू प्राइस और 5% ऑफ फेस वैल्यू? यस, वेरी गुड. इट इज 5%. वेरी गुड. क्या बात है. इट इज 5% ऑफ इश्यू प्राइस एंड ऑन डिबेंचर्स इट इज 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस. Articles can provide for a lower underwriting percentage commission. Then you will follow your articles. मुझे बताओ, underwriting commission क्या past profit से दिया जा सकता है? Yes, it can also be given out of the proceeds of this issue. Underwriting commission can be paid in cash or it can also be paid in kind. Yes or no, guys? Yes. अच्छा, अगर आप आपके सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहते हो, क्या आपको 1 या 1 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना होगा. आप अप्लाई करोगे और प्लस यू ऑल्सो हैव टू ऑब्टेन देयर परमिशन. एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपको परमिशन नहीं दी, आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते. अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया, माय डियर फ्रेंड्स, दिस अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो. Yes or no, guys? आपका जो एप्लीकेशन मनी होता है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी हैज टू बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू, है ना. मिनिमम एप्लीकेशन मनी हैज टू बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू. जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है, आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days इन फॉर्म नंबर PAS3. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर्म नंबर 3 इज द रिटर्न ऑफ allotment has to be filed with the ROC within a period of 30 days. Yes or no, guys? अच्छा, प्रोस्पेक्टिस है. प्रोस्पेक्टिस में लिखे बहुत सारे मटीरियल फैक्ट्स. यही मटीरियल फैक्ट मिस स्टेट हुए हैं. अगर मैं मिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं, इट कुड बी नॉन डिस्क्लोजर, रॉन्ग डिस्क्लोजर और हाफ डिस्क्लोजर. क्या क्या हो सकता है? नॉन डिस्क्लोजर, wrong disclosure or half disclosure. You have civil as well as criminal, yes, liabilities. So you can file a case against that promoter, that director or that expert जिसने ये गलत statement दिया है. जहां तक civil liability की बात है, my dear friends, you can get the compensation. But अगर criminal liability है, सुनो ना मेरी बात, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी है, देन माय डियर फ्रेंड्स दैट पर्सन कुड बी सेंट टू जेल और ही कुड ऑल्सो बी लाइबल फॉर अ फाइन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 447. सपोज आपने क्रिमिनल केस फाइल किया है किसी प्रमोटर, डायरेक्टर या एक्सपर्ट के अगेंस्ट. माय डियर फ्रेंड्स, इवन ही हैज अ रेमेडी टू सेव हिमसेल्फ. हाउ कैन ही सेव हिमसेल्फ? वन, इफ ही प्रूव्स दैट दैट स्टेटमेंट वाज इमटेरियल. Or another remedy available is that if he proves that he had reasonable grounds to believe that whatever he said was true and in fact he still believes it is true and he is able to prove that in the court of law, he will not be held guilty. But अगर आपने सेक्शन नंबर 35 के अंदर किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, how can that person prove himself of not being guilty? One,
ही कैन से कि प्रोस्पेक्टस में ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, इट वॉज गिवन विदाउट हिज कंसेंट. ओके, इट वॉज गिवन विदाउट हिज कंसेंट. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, इसको yes, Gianna is also there. 1 second. Okay, please give me a moment. Okay, check. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, Gianna is wishing all of you all the best for the examinations. है ना? उनकी एग्जाम्स अभी, आपको गुड लक तो देना पड़ेगा ना. बेबीज की बात गॉड सुनते हैं ना, है ना? दो माइक आपके पास, सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल दो. She is feeling very shy to come in front of you all, but she has wished you all good luck. Okay? चलो, तो सुनो ना मेरी बात. If you are able to prove that the prospectus was issued without your knowledge, okay, and once it is issued, you withdrew your consent by giving a public notice. मुझे नहीं पता लास्ट पॉइंट मैंने क्या कहा है, बट पहला वाला पॉइंट मैंने कहा है क्या? सुनो ना, मेरे को याद नहीं अभी, एक्चुअली लिंक टूट गई है. मैं स्टार्टिंग से वापस से बताती हूँ. 1, if that person says that he did not give the consent and the prospectus was issued without the consent, he will not be liable. और सेकेंड पॉइंट, अगर प्रोस्पेक्टस पब्लिक के पास ऑलरेडी इश्यू हो गया है, तो फिर तो अगर वो अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, he will have to withdraw his consent by giving a public notice. Then that person will not be held liable. Okay, so this was about section number 34 and section number 35. Next point, punishment for fraudulently inducing persons to invest money. ये आपका होमवर्क होगा. 36 और 37 आप खुद होमवर्क की तरह कर लोगे. हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 is talking about private placement. माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एक चार्ट था जो मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाया था, वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं, क्योंकि उससे पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो रिवाइज हो जाता है. और यस, प्राइवेट प्लेसमेंट में अब May 21 के स्टूडेंट्स के लिए पहला अमेंडमेंट आया है. ओके, देयर इज एन अमेंडमेंट विच हैज बीन पास्ड फॉर ऑल. ये चीज आपको देखनी है. सुनो मेरी बात. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट प्लेसमेंट? check. Okay,
ओके, सुनो, इसी प्राइवेट प्लेसमेंट को मैं यहां से रिवाइज करना चाहती हूं एंड देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल व्हाट इज द अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 42. सुनो मेरी बात. सबसे पहली बात तो, इफ अ कंपनी वांट्स टू गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट, कैन यू ऑल प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेजोल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड? अ स्पेशल रेजोल्यूशन. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो क्या आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? नहीं. The letter that you give in case of a private placement is known as a private placement offer letter. क्या कहते हैं इसको? Private placement offer letter, जिसका फॉर्म नंबर है PAS4. This private placement offer letter can be given to a maximum of 200 persons. But ये 200 लोगों के लिए हम लोग दो कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड दैट इज QIBs एंड द एम्प्लॉइज. अलॉन्ग विद दैट, प्राइवेट प्लेसमेंट जब कभी भी किया जाता है, आप इसकी पब्लिकली कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो. जो भी पैसा आपको मिला है, ये पूरा का पूरा पैसा हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक विच कैन बी यूटिलाइज्ड ईदर फॉर रिफंड और फॉर अलॉटमेंट. प्लस ये जो भी पैसा आपने कलेक्ट किया है, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड इन कैश एंड इट हैज टू बी रूटेड थ्रू द बैंकिंग चैनल. जैसे अलॉटमेंट हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days इन फॉर्म नंबर PAS3. यस और नो गाइस? इसमें से कोई भी प्रोविजन अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, इसमें से कोई भी प्रोविजन अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा जैसे कि वो है एक पब्लिक ऑफर. और अगर वो पब्लिक ऑफर है, ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ पब्लिक ऑफर विल हैव टू बी कंप्लाइड विथ. अब मैं आना चाहती हूं ऑन द अमेंडमेंट. दो चीजें हैं, सुनो मेरी बात. सबसे पहली बात तो, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर होता है, दिस प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर इज डन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. SR पास करने के बाद आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर देते हो, एंड दिस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कैन बी गिवन टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 persons. बट साथ साथ में हमने कहा था, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 200 लोग होते हैं, उसमें हम QIBs और एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते हैं. QIBs और एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं करते हैं. अलॉन्ग विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, एक और एक क्लॉज था प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कहता था, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए डिसाइड किया है, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने का सोचा है, देन माय डियर फ्रेंड्स, इवन इफ यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, आफ्टर पासिंग दिस स्पेशल रेजोल्यूशन, this special resolution will be considered to be valid for a period of 1 year. Will be considered to be valid for a period of 1 year. मतलब my dear friends, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, आप एक बार SR पास कर लीजिए, और जैसे ही आप ये SR पास करोगे, दिस SR विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. से फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने SR पास कर दिया, ये SR 1 साल तक वैलिड होगा. इसी 1 साल में अगर मुझे वापस से वही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, मुझे वापस से SR पास करने की जरूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली PPOL दे दूंगी, और PPOL देने के बाद व्हाट कैन आई डू इज आई कैन wait for their applications and I can make the allotment of those securities. Similar lines पे जो amendment आया है वो ये कहता है, offer or invitation of any securities to QIBs shall be sufficient if you are passing an SR only in the year for the allotments of such buyers during the whole year. ये जो non convertible debentures का point था, same point अब ऐड किया गया है फॉर QIBs. वैसे तो QIBs को 200 में नहीं गिनते हैं, वो प्रीवियस वाला पॉइंट था.
बट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत यू आर ऑफरिंग शेयर्स टू QIBs, यू आर ऑफरिंग शेयर्स टू QIBs, तो एक्ट कहती है माय डियर फ्रेंड्स, QIBs के केस में आपने एक बार SR पास कर दिया, ये SR भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये SR भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जो नवंबर 21 के बच्चे हैं उनको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस अमेंडमेंट इज कवर्ड इन देयर बुक्स। आई विल ऑल्सो टेल यू द पेज नंबर, इट इज कवर्ड ऑन पेज नंबर 3.38। बट जो बच्चे मई में अटेम्प्ट दे रहे हैं, ओके, मैं चाहती हूं आप इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए, ओके, जहां पे ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना कि अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आप प्रपोज कर रहे हो ऑफर करने के लिए, तो फिर आपको SR पास करना पड़ता है ओनली वंस, एंड दिस SR विल बी वैलिड फॉर थ्रू आउट द ईयर, है ना। वैसा ही एक 4th प्रोविजो ऐड किया गया है, ये आप प्लीज लिख दीजिए। स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन May 21, माई स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट। ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये लिखना है आपको, बाकी के बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है। जो नवंबर के लिए मेरे साथ है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 3.38 पे दिया गया है। बाकी के बच्चे प्लीज लिखे ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, offer or invitation of securities to qualified institutional buyers, to qualified institutional buyers, to qualified institutional buyers shall be sufficient if the company passes a special resolution, if the company passes a special resolution if the company passes a special resolution only in a year only in a year only in the year for all the allotments for all the allotments for all the allotments to such buyers during the year during the year during the year. Yes, this amendment will also be applicable for CMA Inter 2021. Okay? देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट जब आप करते हो आप QIB को काउंट नहीं करते हो, बट उनको प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकते हो ना। तो अगर आप उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, आप सिर्फ एक बार SR पास कीजिए, ये SR पूरे साल भर के लिए वैलिड रहेगा, ओके। और आप उस साल भर में उनको प्राइवेट प्लेसमेंट जब कभी भी करोगे, आपको बार बार SR पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। This is what the amendment is saying. So this is also about
द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3. मेरे पास कुछ 15 मिनट का समय है. जितना भी चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का रिवाइज होता है उतना मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ. ठीक है, सो आई विल नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट. जितना पॉसिबल होता है उतना मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ. अनफॉर्चुनेटली माई डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन गाइडलाइंस दैट आर बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, 6 o'clock everything gets closed and it takes approximately 10 minutes for me to reach home, so that is why I can only take class till 5:50. ठीक है, 5:50 मुझे कोई भी हालत में छोड़ना पड़ेगा. बट डोंट वरी, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा. अगली बार जब मैं आऊंगी आई विल बी कमिंग अप विथ द रिमेनिंग चैप्टर्स फॉर द रिविजन. करंटली अभी जितना होता है पॉसिबल 10 मिनट्स में मैं उतना रिवाइज करवाना चाहती हूं. ठीक है, अच्छा, सेक्शन नंबर 43 इज टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. मुझे बताओ, शेयर कैपिटल 2 काइंड्स के होते हैं. कौन से हैं ये 2 काइंड्स? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड, बोलो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी भी 2 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग कैटेगरीज का है. आई एम अज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरीज आपको पता है. प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं. 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड 2 इज द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. अगर आपकी कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करना चाहती है, देयर आर वेरियस रूल्स दैट इट हैज टू फॉलो. ओके, सबसे पहली बात तो क्या आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होना जरूरी है. रेजोल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड इज एन ordinary resolution. Along with that, maximum DVR that you can issue is 74%. The company shall not have made a default in filing financial statements and annual returns in the preceding 3 years. Yes or no, guys? Yes, there is no subsisting default in the payment of declared dividend, repayment of matured deposits, redemption of preference shares or the redemption of debentures. Along with that, there is also no default in the repayment of any loan, in the payment of statutory dues to the employees or the payment of any amount in the investors education and protection fund. अगर डिफॉल्ट हुआ भी है, the default is made good and 5 years have been passed after making good the default. And in the last 3 years, the company is not been penalized under SEBI, SICRA, FEMA as well as the RBI Act. ये सारे के सारे कंडीशंस अगर कंप्लाई होते हैं तो कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. सेक्शन 46 कहता है शेयर सर्टिफिकेट. दिस सेक्शन इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनीज. जब कभी भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एज टू द टाइटल. इसी शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी का कॉमन सील अफिक्स किया जाता है. अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, इट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स. बट इफ द कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी, इट विल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी अलोंग विद अ डायरेक्टर. जस्ट इन केस योर शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, defaced, torn, mutilated, you can always ask for a duplicate share certificate. Yes or no, guys? Physical shares अगर है, every share will be distinctively numbered. Section 47 बात करता है वोटिंग राइट्स के बारे में. जनरल रूल कहता है इट इज ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर्स हु हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी. बट इसी जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस है. इन सर्टेन केसेस अलोंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड टू देम फॉर 2 or more years. They can also vote on the resolution to be passed during the winding up and resolutions for the reduction of share capital. Section 48 जो है, my dear students, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग हो ना मेरे साथ, 48 बात करता है वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट. वेरिएशन के लिए कहा गया है
अगर कंपनी चाहे जो शेयर्स इशू किए गए थे उनके राइट्स को वेरिएट कर सकती है, बट वेरिएशन के लिए यू रिक्वायर द रिटन कंसेंट फ्रॉम नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दोज शेयर्स हुज राइट्स आर टू बी वेरिएटेड। आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होनी चाहिए फॉर सच वेरिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है जिन्होंने वेरिएशन के लिए अप्रूव नहीं किया है, 1/10 या उससे ज्यादा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कैन मेक एन अप्रूवल टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days। जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा दैट विल बी फुल एंड फाइनल, एंड दिस डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल कंपनी हैज टू फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। नेक्स्ट, सेक्शन 49 बताता है कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में। कॉल्स ऑन शेयर्स ऑब्वियसली हैज टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओके व्हाइल मेकिंग कॉल्स ऑन द शेयर्स। 50 बात करता है अगर आर्टिकल्स ऑथोरिटी दे अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस, बट कॉल्स इन एडवांस पे एडिशनल वोटिंग राइट्स नहीं है। अगर 51 अलाउ करता है तो एडिशनल डिविडेंड दिया जा सकता है। ऑल्सो इफ द आर्टिकल्स परमिट यू कैन पे इंटरेस्ट ऑन योर कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट मैक्सिमम हो सकता है 12% पर एनम पे। ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है लाइफ टाइम में दिया नहीं जा सकता है, कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू आफ्टर गिविंग द क्रेडिटर्स बट बिफोर गिविंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेक्शन 51 कहता है अ कंपनी इज परमिटेड टू पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर्स इफ द आर्टिकल्स सो ऑथराइज। कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम? अगर प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दिस प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर 5 पर्पसेस। प्रिलिमिनरी बोनस शेयर्स को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बाय बैक करो। प्रिलिमिनरी इज फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोनस शेयर्स इज फॉर बोनस शेयर्स। Discount is for writing off of discount on issue of shares or debentures. Premium is for premium on the redemption of preference shares, and buyback is for. But if your company is prescribed under 133 of the Companies Act, this securities premium balance can be utilized only for 3 purposes. 1. Issue of bonus shares. 2. Buyback and writing off of discount on issue of shares. जनरल रूल कहता है अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट पे इशू किया है सच एन अलॉटमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट टू एवरी जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स and any shares issued to a borrower in accordance with a strategic debt restructuring scheme when we are complying the directions given by the RBI or the Banking Regulation Act. That time equity shares can be issued at a discount. Okay, so basically हमारे 53 सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 53 तक सारे के सारे सेक्शंस जो है वो रिवाइज हो चुके हैं। 53 तक एक ही अमेंडमेंट था जो प्राइवेट प्लेसमेंट में था। बाकी के सेक्शंस अगले रिवीजन लेक्चर में अपलोड किए जाएंगे। करंटली अगर आप मे के बच्चे हो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपका एटलीस्ट एक बार तो लॉ का रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, नाउ इट इज हाई टाइम you should prepare a timetable. At least 12 hours you should be studying. You could also study up to 16 hours according to your capacity. राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो लॉ है, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है या टैक्स है. एवरी सब्जेक्ट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन राइटिंग. आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं इसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है, हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर. अगर आपको ये चीज नहीं पता है, प्लीज वॉच दैट लेक्चर दैट आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बिकॉज लॉ का जो पेपर है इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर्ड टू द अदर सब्जेक्ट्स, है ना. तो बस इतना ही मैं कहना चाहती थी. बाकी आई थिंक you all are preparing, right? So don't waste any moment. Give your best, give your 100%. कुछ ही दिन बचे हुए हैं.
अभी आप अगर अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा. सो इट इज़ फॉर योर ओन गुड. बाकी आप लोग होशियार हुई. सो थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, for being so patient and energetic during my revision. I hope this revision lecture was beneficial to you. And if it is beneficial, do like and comment. It gives me motivation to upload such videos even ahead. And all the best for your examination. God bless you. Thank you. कल. Yes. देखती हूँ कैसे सॉर्ट आउट करना है. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो.